Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अधिगम टॉपिक है यूनिट 2 उससे 50 प्रश्न लेकर आया हूं डॉक्टर वंदना जादौन जी की बुक से। इसके पहले मैंने इस बुक से आपको 200 क्वेश्चन करवाए हैं बाल विकास के। प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी का मैं इसी बुक से आपके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बल्कि 11-12 से ही तो आपके क्वेश्चन चल ही रहे हैं। शिक्षण विधियों के आपके क्वेश्चन चल ही रहे हैं, हिंदी के हैं, शिक्षण विधियों के हैं, साइकोलॉजी के हैं, फिर संस्कृत के हैं, और भी अदर सब्जेक्ट को के भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं। तो साथियों, यहाँ पर आपको अधिगम टॉपिक से बहुत ही अच्छे 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर, स्टडी विथ पीएन लोधा, इस नाम से उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 50 प्रश्न देखना है। 2 दिन का आपके गैप हो गया था वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरी चुनाव में ड्यूटी थी, तो 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया साथियों। लेकिन अब चुनाव पूरे हो चुके, अब किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं आएगी, तो आपके वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके पहला क्वेश्चन आएगा साथियों। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है आपके, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया, क्या कहा जाएगा उसको? विकल्प 1 है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर थोड़ा दिखने में भी हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी आ रही हो, लेकिन नीचे के जो सारे प्रश्न हैं वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे 6 प्रश्न के बाद में। तो देखिएगा, बांडुरा का नाम किस में आता है? सामाजिक अधिगम में आता है साथियों, और सामाजिक अधिगम में निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पर बल दिया गया है। इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की, पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की? तो साथियों देखिए, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है सूझ का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। विकल्प नंबर 1 है, जिसको समग्रवाद का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे वर्दीमर है, कोपका है, कोहलर है, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने मन में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, और उपयुक्त सभी। तो साथियों, विकल्प नंबर जो 4 है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में, क्योंकि कोई भी माता पिता अगर अपनी संतान को जैसे बुद्धू कहती है, मूर्ख कहती है, तो इनसे सभी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, और बिल्ली पर? तो देखिएगा मित्रों, सूझ के सिद्धांत में चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए सरल, कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल। तो जो सरल भी नहीं होना चाहिए, कठिन भी नहीं होना चाहिए, कठिन से सरल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो विषय का स्वरूप है वो सरल से कठिन होना चाहिए मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 मित्रों, प्रश्न संख्या 6 देखिए, मैंने कहा था छठे क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी में आपको प्रश्न दिखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया सन 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1950 में। तो मित्रों, मतलब क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है ये कब दिया गया, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है सन 1938 में स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 मित्रों, आपके 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक व चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं और भाषा।
तो चिंतन की प्रक्रिया में, मतलब बालक जब चिंतन करता है, मनुष्य जब चिंतन करता है, तो सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है मांसपेशीय क्रियाएं, क्योंकि मांसपेशीय क्रियाओं के द्वारा थोड़ी की चिंतन किया जाता है, बल्कि चित्र, प्रतीक चिन्ह और भाषा में भी ये चीजें काम ली जाती है चिंतन के लिए साथियों। तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। आपके 8वां क्वेश्चन है, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों स्थानांतरण मतलब अधिगम का जो स्थानांतरण है यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो इसके लिए स्थायी सीखना आवश्यक है, तभी तो उसका स्थानांतरण होगा। अपन खुद ही नहीं सीखेंगे तो स्थानांतरण कैसे करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे मित्रों। आपके 9वां क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलोव ने किस सन में किया? 1903 में, 1904 में, 1905 में और 1906 में। तो मित्रों पावलोव के द्वारा जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था वो आपसे पूछा है कब दिया गया था। 1904 में दिया गया था साथियों। कब दिया गया था? 1904 में। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मित्रों तत्परता को तैयारी का नियम भी कहा जाता है, अभ्यास को श्रम का नियम भी कहा जाता है और प्रभाव को परिणाम का नियम भी कहा जाता है साथियों। प्रभाव या परिणाम का इनके उपनियम भी है, अभ्यास का उपयोग और अनुपयोग का है, तत्परता का प्रभाव का संतोष और असंतोष का है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, ये थोड़ा मिस्टेक है इस बुक में, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है ये किस नाम से जाना जाता? तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है भाई पुनर्बलन का तो हल ने दिया है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है साथियों और ये जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है ये दोनों एक ही है। बाकी अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सीखना है एक परिवर्तन, विकास, अनुकूलन और सभी सही है। तो साथियों देखिए इसमें द वाला विकल्प ही सही है कि सीखने का मतलब परिवर्तन, मतलब किसमें? व्यवहार में, विकास किसका? व्यक्ति का, अनुकूलन किसके साथ? पर्यावरण के साथ, समाज के साथ, वातावरण के साथ। तो ये सभी सीखने के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, प्रेरणा पर और सभी पर। तो मित्रों जी हाँ, यहाँ पर जो सीखने की गति है वो इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है कि सीखने वालों की रुचि कितनी है, जिज्ञासा कितनी है, प्रेरणा कितनी है। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, फ्रायड ने, पावलोव ने और कोहलर ने। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सदृश्यीकरण का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत वो मैंने पहले बताया था, उद्दीपक अनुक्रिया कह दो या प्रयास त्रुटि कह दो, बात एक ही है साथियों। प्रश्न 15 में पहला विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें और सहपाठी। तो अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य, उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति और उत्तेजक का अनुक्रिया से साहचर्य।
तो साथियों प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जो शास्त्रीय अनुबंधन है, जिसको हम प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं, जो पावलोव के द्वारा दिया गया है, तो इसमें जो भोजन है उसके स्थान पर घंटी का प्रयोग किया जाता है, फिर भी लार आ जाती है, तो मतलब भोजन के स्थान पर घंटी का प्रयोग से साचर है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे साथियों। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में, व्यवहार के रूप में। तो साथियों गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकार, पूर्णाकार या समग्रवाद। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। आपके 19वां क्वेश्चन है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है ऋणात्मक, धनात्मक, एक पक्षीय और सभी। तो पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायता दे रहे हैं, सहायता देने पर धनात्मक और बाधा उत्पन्न करने पर ऋणात्मक होता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे साथियों। तो आपके 20वां क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से और परिणाम के नियम से। तो साथियों आत्मसात करेंगे मतलब आत्मीकरण के नियम से ही यह संबंधित होगा। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, सीखने का सिद्धांत आधारित है जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल और इनमें से कोई नहीं। तो जियो और जीने दो, करो या मरो, ये इन चीजों, ये कहाँ पढ़ा आपने साइकोलॉजी में? नहीं पढ़ा होगा, बल्कि प्रयत्न व भूल या प्रयास व त्रुटि आला आपने जरूर पढ़ा होगा साथियों। तो विकल्प नंबर 3 सही है 21वें क्वेश्चन में। प्रश्न 22, स्किनर ने प्रयोग किए चूहों पर, बिल्ली पर, बंदर पर और कुत्तों पर। तो स्किनर के द्वारा किस पर प्रयोग किए गए साथियों? राइट आंसर बताना है। तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था साथियों, किस पर? जबकि बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने, बंदर मतलब चिंपैंजी पर, चिंपैंजी था हालांकि वो, कि ना गेस्टाल्ट वादियों ने। तो यहाँ एक विकल्प सही है 22वें क्वेश्चन में। प्रश्न 23, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया, तो अभी बताया था कुत्ते पर प्रयोग किया था। इजी क्वेश्चन है ये 2-3, तो आपका प्रथम विकल्प सही है 23वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24 है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम, स्थानांतरण, परिपक्वता और कोई नहीं। तो आप कोई भी क्रिया सीखते हो और उसका अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करते हो तो उसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, जो कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है साथियों। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 मित्रों, 25वां क्वेश्चन है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और मौखिक साहचर्य अधिगम। तो साथियों कोई आपको दूर से पुकार रहा है, आप उसके पास शीघ्र पहुंच जाते हो, तो इसको किस प्रकार का अधिगम कहेंगे? इसको कहेंगे हम मौखिक साहचर्य अधिगम, क्योंकि पुकार रहा है मौखिक रूप से पुकारेगा। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 मित्रों, प्रश्न नंबर 26 आपके है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सादृश्यात्मक सीखना और करके सीखना। तो साथियों देखिए, किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाएगा, उसको हम करके सीखना नहीं कहेंगे, करके में तो क्रिया की जाएगी। ज्ञानात्मक में तो अमूर्त भी हो जाती है चीजें साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, सीखने की आयु मानी जाती है 8 से 18 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 1 से 5 वर्ष और 8 से 20 वर्ष। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 में राइट आंसर बताइए। सीखने की आयु मानी जाती है, ये तो क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है,
क्योंकि यहाँ पर अगर यूँ कहता कि सीखने की सर्वाधिक तेज गति किस आयु में होती है तो फिर हम इसका आंसर दे पाते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है साथियों, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। सीखने की आयु तो आप ऐसे थोड़ी, व्यक्ति तो हर टाइम सीखता है, सीखना तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है साथियों। क्वेश्चन गलत है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, 27 के सॉरी प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 28 है आपके, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जो छात्र है वो कारण परिणाम का संबंध समझ रहा है साथियों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 में राइट आंसर बताना है आपको। तो मतलब जहाँ कारण परिणाम का संबंध बालक समझ जाए वहाँ इसका मतलब उसने अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। अवबोध मतलब समझना, जानना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, अवबोध में आता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 28 में। नेक्स्ट 29, अनुकरण को कहा जा सकता है शिक्षा का मध्य, शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा का भविष्य और शिक्षा का समापन। तो अनुकरण को क्या कह सकते हो? शिक्षा का मध्य, भविष्य, समापन नहीं, बल्कि अनुकरण को आप प्रारंभ कह सकते हो, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है 29 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता, शिक्षण में, अधिगम में, स्मरण में, सूक्ष्म शिक्षण व्यूह रचना में। तो देखिए किसमें आप शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाल सकते हो साथियों। तो देखिए आप शिक्षण पद्धति और संचार को अधिगम में नहीं टाल सकते हो, क्योंकि शिक्षण, स्मरण, शिक्षण व्यूह रचना ये सभी अधिगम के ही अंतर्गत आ जाते हैं। विकल्प नंबर 30 में मतलब प्रश्न नंबर 30 में विकल्प नंबर 2 सही है आपका। प्रश्न नंबर 31वां क्वेश्चन है, अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, रूसो का, वुडवर्थ का और बारेन का। तो किसका कथन है उपरोक्त कथन? प्रश्न 31 में राइट आंसर देना है साथियों। प्रश्न नंबर 31 में राइट आंसर देना है। तो देखिए उपरोक्त जो कथन है अधिगम से संबंधित, ये गेट्स व अन्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न 31 में पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं मिश्रित रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और सरल रेखीय वक्र। साथियों 50 प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 से 25 मिनट का समय लूंगा, जिसमें आपके पूरे 50 प्रश्न हो जाएंगे। तो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि प्रगति एक समान रहे जब सीखने की प्रक्रिया में, तो वो कौन सा वक्र बनता है? तो साथियों वो सरल रेखीय वक्र बनता है, क्योंकि सरल रेखीय वक्र में सीखने की प्रक्रिया एक समान बनी रहती है। विकल्प नंबर 4 सही है 32वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 33, जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस वक्र को कहते हैं नतोदर वक्र, शून्य त्वरित वक्र, उन्नतोदर वक्र और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 33 में देखिए जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो शून्य त्वरित वक्र के नाम से उसे जाना जाएगा साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 33 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आएंगे अब आपके। तो चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर, मिश्रित रेखीय या सभी? तो शुरू में तो तीव्र और बाद में धीरे धीरे मंद होती जाती है, तो इस वक्र को क्या कहा जाएगा साथियों? देखिए इसको कहेंगे उन्नतोदर वक्र। क्या कहेंगे उसे? उन्नतोदर वक्र कहा जाएगा। कि सीखने की गति जैसे एक वक्र है, आरंभ में तो तीव्र गति से बाद में धीरे 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 मंद होती जा रही है, तो फिर इस प्रकार का जो वक्र बनता है वो ही उन्नतोदर वक्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 35 है साथियों, आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित और सभी। तो उन्नतोदर में तो क्या होता है, आरंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। लेकिन अगर आरंभ में मंद और बाद में तीव्र हो साथियों, तो फिर उसको उन्नतोदर नहीं बल्कि उसको नतोदर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वक्र है, इसमें पहले तो मंद मंद जा रही है फिर तीव्र गति जा रही है, तो फिर उसको नतोदर कहा जाएगा। विकल्प 1 सही है 35वें में। प्रश्न नंबर 36, उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को कहते हैं सरल रेखीय वक्र, मिश्रित वक्र, शून्य त्वरित और इनमें से कोई नहीं।
तो फिर दोनों का मिश्रण तो मिश्रित वक्र ही कहलाएगा। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न 36 में। जैसे उन्नतोदर में आरंभ में तीव्र गति, बाद में मंद, नतोदर आरंभ में मंद, बाद में तीव्र, इन दोनों का मिश्रण मिश्रित वक्र कहलाएगा। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न 36 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे कहते हैं वक्र, पठार, त्वरण और कोई नहीं। जब सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल भी उन्नति नहीं हो तो साथियों क्या कहा जाएगा उसको? तो मित्रों जब देखिए सीखने की गति जो क्रिया है उसमें उन्नति ही नहीं हो रही तो उसको ही अधिगम में पठार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अधिगम में पठार। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 37 में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 38, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन है रोस, गेट्स, वोरेन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अधिगम के पठार से संबंधित जो उपरोक्त कथन कहा गया है यह रोस के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? रोस के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न 38 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, सीखने के पठार के कारण है थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता और इस उपरोक्त सभी। तो पठार के कारण थकान भी होते हैं, वातावरण भी होता है, कार्य की जटिलता भी होती है, अर्थात यहाँ उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है वो सही है साथियों। विकल्प नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40वां क्वेश्चन आपके है, सीखने के पठारों का निराकरण है प्रेरणा देना, कि प्रेरणा देकर आप सीखने के पठारों को दूर कर सकते हो, उचित विधियों का प्रयोग करके, उपयुक्त वातावरण प्रदान करके, और सभी पॉजिटिव चीजें हैं, सभी के का प्रयोग करके आप अधिगम के पठारों का निराकरण कर सकते हो। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न 40 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जॉन ड्यूवी और मन। तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 41 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, संरचनात्मकता से तात्पर्य है अधिगम की क्रिया से, शिक्षा की क्रिया से, ज्ञान की संरचना से और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संरचनात्मकता का अर्थ होता है ज्ञान की संरचना, मस्तिष्क में जो ज्ञान की संरचना होती है वही संरचनात्मकता कहलाएगी, जिसको हम स्कीमा भी कहते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न 42 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, अधिगम होता है सक्रिय रहकर, निष्क्रिय रहकर, सक्रिय व निष्क्रिय रहकर, शांत रहकर। तो देखिए अधिगम सक्रिय रहकर ही होता है। सक्रिय आप मानसिक रूप से रहो या किसी अन्य रूप से रहो, लेकिन सक्रिय तो आपको रहना ही पड़ेगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 43 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और कोई नहीं। तो अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है जिस भी अधिगम को आप सीखते हो कुछ ना कुछ उसका निश्चित अर्थ हो, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन हो, उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। तो इसका महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साथियों अर्थपूर्ण अधिगम की मानसिक प्रक्रिया। कौन सी? मानसिक। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 44 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, अधिगम का मुख्य घटक है उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं और अभिप्रेरणा। तो अधिगम का मुख्य घटक किसको कहा जाता है? देखिए अधिगम का मुख्य घटक भी अभिप्रेरणा को ही कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? अभिप्रेरणा को। 45वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 46, अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अधिगम ज्ञान से पूर्व तो होता नहीं है भाई साहब, तुरंत भी नहीं होगा, बल्कि अधिगम को होने में टाइम तो लगेगा। आप तुरंत अधिगम नहीं कर पाते हो किसी भी चीज का। हाँ बाय चांस कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अधिगम होने में मित्रों समय जरूर लगता है। विकल्प नंबर 2 सही है 46 में। प्रश्न 47, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की और अनुक्रिया की। तो सबसे पहले किसकी भूमिका होती है साथियों? सबसे पहले देखिए आत्मीकरण की भूमिका मानी जाती है अधिगम में, क्योंकि अनुकूलन करना, अनुक्रिया करना, समायोजन करना ये बात की बातें हैं। सबसे पहले आत्मीकरण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 48,
अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, गलत लग रहा है बिल्कुल। समय व्यतीत करना, गलत लग रहा है। भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, हो सकता है ये, और इनमें से कोई नहीं, तो एक ही विकल्प हमें सही लगा, तीसरा, वो भी 48 में। प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं साथियों। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रयुक्त किया जाए तो वह शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, स्थायी। तो भाई साहब आप संरचनात्मक प्रतिमान में प्रयुक्त न करो अगर ज्ञान को, तो वो बहुत ही जल्द विस्मृत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? विस्मृत। आप मतलब उस चीज को बहुत जल्द भूल जाओगे। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 50वां क्वेश्चन साथियों। इसी प्रकार के लगभग मैं 100 बुक्स लेकर चल रहा हूँ रीट एग्जाम हेतु, जिसके क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। कम से कम 100 बुक्स। आपको अगर एक भी बुक नहीं पढ़े और हर टेस्ट को आप ज्वाइन करें तो आप यकीन मानिए तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो थ्योरी की नहीं कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो तो यह उपागम है। सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया उपागम, निर्मितवाद उपागम और मृदु उपागम। तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 50 में राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों? इसको हम कहेंगे निर्मितवाद उपागम, जहां छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल करे और शिक्षक क्या है? सुविधा प्रदाता। मतलब अगर कोई चीज समझ में बच्चों के नहीं आ रही है तो उनको वो चीज बता दे कि भाई ये ऐसे है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 50 में। तो कैसे लगे 50 प्रश्न हमें कमेंट करके बताएं कि आशा है आपको जो प्रश्न मैंने समझाने की कोशिश की है वो भी समझ में आएंगे उस साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज से रेगुलर 3 से भी ज़्यादा वीडियो आएंगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 वीडियो रोजाना आपके आ जाएंगे साथियों। मिनिमम 3 तो आएंगे ही आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, और सारे टेस्ट ही टेस्ट रहेंगे। बहुत अच्छी किताबों में से गवर्नमेंट बुक्स वगैरह जितनी भी आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुक्स है अच्छी, और इनके अलावा जो अच्छी बुकें हैं जिनमें एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सभी के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों। वीडियो को इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखें, ज़्यादा टाइम लेता नहीं हूँ मैं। ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया, 50 क्वेश्चनों का है, नहीं तो 10-15 मिनट का वीडियो होता है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।